पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं, अपने 5 अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। गौरव आर्य साहब, मुझे भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि भारतीय फौज जो करप्शन का गढ़ बन चुकी है, 2010 से अब तक भारतीय फौज में 1080 करप्शन के स्कैंडल कैसे आ गए? मेरा पहला बड़ा सादा सा सवाल है। दूसरा यह कि कर्नल से ऊपर तक के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं वो तो सीएसडी में पड़ी हुई शराब की बोतलों को नहीं छोड़ते। आपके अपने लोग तो शराब बेचने का कारोबार करते हैं कि फौजी अफसरान ने इनकम टैक्स छूट हासिल करने के लिए खुद कानून साजी करा ली है, यानी आपके अपने लोग तो टैक्स भी पूरा नहीं देते। गौरव आर्य साहब, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कारगिल की जंग के अंदर जिसके आप बहुत डंके बजाते हैं, उस जंग में जो आपके अपने फौजी मरे थे ना, जो जहन्नुम वासिल हुए थे, आपने तो उनके कफन के पैसे भी निचोड़ लिए। और आपको मैं ये खबर भी दे दूं कि आज से चंद रोज बाद आपको मलिक रियाज साहब की यही बहरिया टाउन पेशावर किसी और नाम के साथ रजिस्टर होके माल बनाती हुई, काम करती हुई दिखाई देगी। फिर ना कहिएगा कि खबर नहीं हुई। खैर, अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज सुबह चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद बट ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आप सोच रहे होंगे कि चेयरमैन नैब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड यानी साबिका फौजी अफसर चेयरमैन नैब लगा हुआ है, तो भाई सोचने की बात नहीं है। यहां पाकिस्तान स्टील मिल हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, पाकिस्तान रेलवेज हो, स्पार्को हो, एफएफसी हो, आपको रिटायर्ड जर्नैल ही इदारे का सरबराह मिलेगा। हत्ता कि नादरा का सरबराह भी एक रिटायर्ड फौजी होगा। लेकिन मेरा ये मौजू नहीं है, मैं उस कंटेंट्स पर बात करना चाहता हूं जो गुफ्तगू चेयरमैन नैब ने आज की है। चेयरमैन नैब की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो जो गुज़श्ता कई दिनों से ढंढोरा पीट रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा नासूर अगर है जो जोंकों की तरह इस मुल्क को चूस रहा है, तो यहां का बिल्डर माफिया है, यहां का रियल एस्टेट माफिया है, जो सादा लो शहरियों को, जिनको मैं सादा सा पाकिस्तानी कहता हूं, उनकी जेबों से करोड़ों अरबों रुपया हथिया के डकार मारते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद वो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देते हैं। और अगर उनका एहतसाब होता है तो वहां पर भी वो रकम देकर किसी के मुंह को, जिसको कहते हैं ना शोरबा लगाना, उसके बाद वो चल देते हैं। यानी चेयरमैन नैब अपनी इस गुफ्तगू के अंदर ये फरमाते हैं कि हर 10 में से 7 लोग, हर 10 में से 7 लोग, ये याद रखिएगा 10 में से 7 यानी कितनी परसेंटेज बनती है उन लोगों की जो हाउसिंग स्कीमों के डसे हुए हैं। और वो कहते हैं कि इन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए, इनके पैसे रिकवर कराने के लिए नैब तंदही से काम कर रहा है। लेकिन हर 10 में से 7 लोग प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स या निजी हाउसिंग स्कीम्स के डसे हुए हैं। वो उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, ल्यूक्रेटिव किस्म की एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, भारी भरकम पैसा एड्स के ऊपर लगाते हैं और लोग खिंचे चले जाते हैं, फाइलें खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं और पता चलता है कि स्कैम हो गया। और उसके बाद नैब के अंदर केसेस आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि नैब कोशिश ये कर रहा है कि इस तरह के लोगों के पैसों को रिकवर किया जा सके। लेकिन बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स ऐसी हैं जो बगैर एनओसी के काम कर रही हैं। हमने पेशावर बहरिया का जिक्र बारहा आपसे किया है, वहां पर केपी डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, लेकिन पैरेलल मलिक रियाज साहब सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं ये खबर भी दे दूं कि आज से चंद रोज बाद आपको मलिक रियाज साहब की यही बहरिया टाउन पेशावर किसी और नाम के साथ रजिस्टर होके माल बनाती हुई, काम करती हुई दिखाई देगी। फिर ना कहिएगा कि खबर नहीं हुई। खैर, मेरा ये मौजू नहीं है। आज मुझे जिस अहम मौजू के ऊपर बात करनी, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में आके कमेंट किया था कि जरा भारतीय फौज की जमीनों, भारतीय फौज के करप्शन, भारतीय फौज के जर्नैलों के स्कैंडल्स पर भी बात करें ना। तो बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसकी तहकीक करते हुए बड़ी अरकरेजी करनी पड़ी है, क्योंकि भारतीय इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं कि वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर से इस डेटा को ही निकाल देते हैं। यानी उनकी सरकार जो है वो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देती है। और हमारे लोग ना सिर्फ अपने लोगों को रगड़ते हैं, बल्कि भारतीयों को भी मौका देते हैं कि आ बैल मुझे मार और आइए हम पर क्रिटिसाइज कीजिए। इसकी तहकीक करते हुए मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि कितने चालाक लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद हम रुकेंगे नहीं। हम जो चीजें आपके सामने निकाल के लेके आए हैं, उनकी जमीन से लेके शराब की बोतलों से लेके कफन तक बेचने की डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं जी कि भारतीय फौज के पास इस वक्त जितनी जमीन है, इस जमीन से 5 दिल्ली जैसे शहर बन सकते हैं। यानी दिल्ली शहर की जितनी जमीन इस वक्त है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दे तो भारतीय फौज के पास मिल्कियती जमीन निकल आएगी। यानी इस वक्त अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन मौजूद है तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, यानी भारतीय फौज है। और परसेंटेज कितनी है मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं कि जो भारतीय आर्मी है वो 79.66% जमीन की मालिक है, जो एयरफोर्स है वो 8.72% जमीन की मालिक है, नेवी 2.13% जमीन की मालिक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2.88% जमीन की मालिक है, जबकि
जो दीगर लोग हैं, इन्हीं के जो ट्रांचेस हैं उसमें से 6.61% जो रिमेनिंग है वो जमीन के मालिक हैं। अब टोटल जमीन है कितनी, जो इन्होंने सर्वे कराया है इनकी सरकार ने, मैं कोई पाकिस्तानी सर्वे की बात नहीं कर रहा, जो भारतीय सरकार का कराया गया सर्वे है उसमें 17.9 लाख एकड़, 17.9 लाख एकड़ की जमीन बनती है जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री के पास या भारतीय फौज के पास मौजूद है। अब ये जमीन तो इसलिए दी गई थी कि आप कैंटोनमेंट्स बना सकें, आप ऑफिसेज बना सकें, आप कोई रेजिडेंशियल स्कीम्स बना सकें, लेकिन कैंटोनमेंट्स के अंदर जो जमीन फॉल करती है वो सिर्फ 1.6 लाख एकड़ है और बाकी मानदा तकरीबन यानी 62 नोटिफाइड कैंटोनमेंट्स के अंदर 1.6 लाख एकड़ जमीन है और बाकी मानदा जो जमीन है वो 16.35 लाख एकड़ की जमीन है। अब यहां पे करप्शन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। ये जो एक्सेस लैंड है, या आप ये समझ लीजिए कि यहां पर बहुत सारे लोग जिनको प्रॉपर्टी शार्क्स कहा जाता है या जिनको रियल एस्टेट शार्क्स कहा जाता है, वो यहां पर इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस बड़ी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए इस तरह की जमीनों को हथियाने की मजमूम कोशिशें की जाती रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और इसके अंदर जो भारतीय वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो भी किस तरह मुलव्वस रहा, वो कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा मेजर गौरव आर्या जो बहुत हर्जा सड़ई करते हैं पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट, वो पाकिस्तानी जो साबिका आर्मी चीफ्स हैं उनकी लोकेशन के बारे में हमसे सवाल कर रहे थे। वो सवाल क्या था, जरा उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं, अपने 5 अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। मेजर गौरव आर्या की गुफ्तगू आपने सुनी। गौरव आर्या साहब, मुझे भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि भारतीय फौज जो करप्शन का गढ़ बन चुकी है, वो भारतीय फौज है रजवाड़ा, ये सवाल करना पड़ता है 2010 से अब तक भारतीय फौज में 1080 करप्शन के स्कैंडल कैसे आ गए? मेरा पहला बड़ा सादा सा सवाल है। दूसरा ये कि कर्नल से ऊपर तक के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं वो तो सीएसडी में पड़ी हुई शराब की बोतलों को नहीं छोड़ते, यानी जो एक मामूली रैंक का अफसर है उसको 4 बोतलें शराब मिलती हैं, जो भारी भरकम रैंक के ऑफिसर्स हैं जिसमें आपके चीफ्स भी शामिल हैं, वो सीएसडी से गैर मुअय्यना तादाद तक यानी अनलिमिटेड किस्म की शराब की बोतलें लेते हैं और मार्केट के अंदर जाके फरोख्त कर देते हैं। यानी आपके अपने लोग तो शराब बेचने का कारोबार करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फौजी अफसरान ने इनकम टैक्स छूट हासिल करने के लिए खुद कानून साजी करा ली है, यानी आपके अपने लोग तो टैक्स भी पूरा नहीं देते और आप अपनी आवाम को यह मौका भी फराहम नहीं करते कि वो आपसे सवाल कर सके। आप वहां से उठते हैं, आप हमसे सवाल करते हैं। गौरव आर्या साहब, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कारगिल की जंग के अंदर जिसके आप बहुत डंके बजाते हैं, उस जंग में जो आपके अपने फौजी मरे थे ना, जो जहन्नुम वासिल हुए थे, आपने तो उनके कफन के पैसे भी निचोड़ लिए। यानी उसमें जो लोग कफन खरीदारी में लगे हुए थे उसमें 3 अफसरान, मेजर जनरल समेत 3 अफसरान थे जिन्होंने करोड़ों की करप्शन की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। आप अपने जरा जो अपने न्यूज़पेपर्स हैं वो उठा के देख लें कि उनमें क्या सुर्खियां लगी हुई थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2013 में भारतीय एयरफोर्स के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदा गया था और यहां पर जो इस हेलीकॉप्टर की खरीदारी में भारतीय चीफ नियागी, उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की थी। और यह भी कोई राज नहीं है, राहुल गांधी की तकरीरें उठा के देख ले, नरेंद्र मोदी के ऊपर राफेल तैयारों में जो करप्शन और खुर्द-बुर्द की गई, वो बबांगी धोल इसकी बात करते हैं और इसका कोई रिबटल भी नहीं आता है, इसकी तरदीद भी कोई नहीं की जाती। और जहां तरदीद नहीं होती तो ये तस्दीक के मानों में ही आती है। तो ये 2010 से लेके अब तक तकरीबन 1080 करप्शन के स्कैंडल्स। आप इतनी जुर्रत क्यों नहीं करते कि आप इस पर बात करें? जमीरों के चरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, ये कैसे लोग हैं, जालिम वफाएं बेच देते हैं, और हवस का आलम है कि मीरो जाफर सादिक मुनासिब दाम लग जाए तो माएँ बेच देते हैं। यह है आपकी भारतीय फौज की, मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारतीय फौज के अंदर जूनियर रैंक के ऑफिसर्स खुद ये बात करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं बड़े ही डरे और सहमे हुए अंदाज के अंदर। वो क्या कहते हैं जरा वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चालान करो। किसी तरह वहां से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के नहीं जवान लाता है अपनी परेशानी से, लेकिन उसको फैमिली वेलफेयर सेंटर में स्ट्रेस किया जाता है। तो ये बेचारे डरे हुए सहमे हुए भारतीय फौजी की गुफ्तगू आपने सुनी। उसका ये कहना था कि उसके बाद इसको फौज से ही बर्खास्त कर दिया गया, निकाल बाहर किया गया, फायर कर दिया गया। यानी इतनी जमहूरियत है आपके अंदर कि यहाँ पर कोई सवाल करता है या आइडेंटिफाई करता है, स्पॉटलाइट में चीज़ों को लाता है, आप उठा बाहर करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल मेजर गौरव आर्या साहब आपके मुल्क के अंदर है। तो ज़रा अपने दामन में झांकिए, अपने गिरबान में झांकिए और फिर देखिए और फिर सवाल उठाइए किसी और के ऊपर। अब मैं जरा उस जमीन के मामले के ऊपर आना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि 17.9 लाख एकड़ भारतीय फौज के पास है। 5 दिल्ली जैसे शहर बन सकते हैं। कैंटोनमेंट में तो सिर्फ 1.6 लाख एकड़ है। बकिया बांदा 16.3 लाख एकड़ जो है वो दीगर जगहों के ऊपर यूटिलाइज हो रही है। और इसके अंदर जो सरप्लस लैंड है, सरप्लस लैंड वो तकरीबन 81,814
एकड़ के ऊपर मौजूद है। और इसके अंदर से भी जो तकरीबन 12,000 एकड़ है वो एक ऐसी स्कैंडल के अंदर आ गई कि जिसके अंदर खुद भारतीय वाइस चीफ भी मुलव्विस थे। ये क्या मामला है ये मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर कल्पतुरा बिल्डर्स के नाम से एक रियल एस्टेट माफिया था जिसका सरकार के साथ 0.96 एकड़ के ऊपर लीज का इशू चल रहा था। इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए भारतीय साबिका जो वाइस चीफ है उसकी मदद ली जाती है और भारतीय साबिका वाइस चीफ जो साउदर्न कमांड के कोर कमांडर के तौर पर भी काम करता रहा, उसने मौके पर मौजूद जो स्टेट ऑफिसर था SR नेजर, उसकी मदद से इस 0.96 एकड़ की लीज के मामले को सेटल कराने के लिए और उसको 46 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए, 46 करोड़ भारतीय रुपीस की बात कर रहा हूं, फायदा पहुंचाने के लिए साजबाज की और अल्टीमेटली उससे भारी रकम रिश्वत में भी बटोरी। और फिर ये मामला कोर्ट में भी गया था और कोर्ट में जब मामला गया तो इस सारे जो मामला है उसमें हुकूमत को जो है वो फेवर दी गई कि ये जो लैंड है अल्टीमेटली इस बिल्डर की तरफ से गैर कानूनी तौर पर इंक्रोच की गई। इस लीज के इशू में सरकार के हक में फैसला किया गया, बावजूद इसके कि कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला किया। जो भारतीय साबिका वाइस चीफ है उसने जो अपने स्टेट ऑफिसर था सरकार का उसके साथ साजबाज करके इस मुतल्लिका बिल्डर को 46 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया और करोड़ों रुपए की रकम उससे बटोरी भी और करोड़ों रुपए की लैंड ऐसी है जो उससे हासिल भी की। तो ये तो आपके भारतीय वाइस चीफ कर रहे थे, तो मैं बाकी ऑफिसर्स की क्या मिसालें दूं। ये इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारी तनख्वाहों के बारे में या हमारे रिटायर्ड फौजी अफसरान की पेंशन्स के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं, तो आपके यहाँ वो अफसर जिसने 15 से 24 साल तक की सर्विस की होती है उसको 5.9 लाख तकरीबन 6 लाख जो भारतीय रुपीज़ हैं वो दिए जाते हैं। और ऑन एवरेज तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड रैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिसर तकरीबन 7 लाख भारतीय रुपए से लेके 9 लाख भारतीय रुपए तक आप उसको पेंशन की मद में फराम करते हैं। और आपकी बहुत सारी रकम ऐसी है जो फौजी अफसरान की पेंशन में चली जाती है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक वो वॉल्यूम जो कभी 13% हुआ करता था डिफेंस बजट में से जो पेंशन की मद में जाता है वो बढ़कर अब 25% हो गया है। यानी आप किस तरह मरात आपकी अपनी फौज समेट रही है, कफन तक नहीं छोड़ रही है, शराब के गबन कर रही हैं, शराब को मार्केट के अंदर फरोख्त कर रहे हैं और आप सवाल करते हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर। एंड दिस इज़ द हाई टाइम कि जिस वक्त हमारे लोगों को भी इनके लोगों पर स्लोली एंड ग्रेजुअली रिसर्च करके मार्केट के अंदर लेके आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम तो इनके बारे में मशहूर ही है, लेकिन झूठ बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका आगाज़ हमने आज से कर दिया है। जैसे जैसे हम डिटेल्स फेच करते रहेंगे वो आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत से। बिल्कुल ठीक है, हम ये नहीं कहते कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, पवित्र हैं, जैसे आप ये कहते हैं कि हम लोग पवित्र हैं, दूध के धुले हुए हैं। प्रॉब्लम्स हैं, सरहद के इस पार भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स सरहद के उस पार भी हैं और शायद सरहद के इस पार से उस पार जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी इंटेंसिटी और ग्रेविटी यहाँ से बहुत ज़्यादा है। मुझे रिहातदारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।